हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एज स्टडीज में। और मैं किशन आज आपको पढ़ाने वाला हूं फ्रेंड्स सिविक्स, एसएसटी का सिविक्स, जो कि है चैप्टर 3 हमें पढ़ना है। और फ्रेंड्स चैप्टर 3 का पार्ट 1 हम पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने काफी कुछ हरियाणा के बारे में और इलेक्शंस के बारे में काफी कुछ जान लिया था। तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखी हो तो वो देख लीजिएगा, ठीक है। आपको लिंक यहाँ पास मिल जाएगी, नीचे आपको लिंक मिल जाएगी फ्रेंड्स। और अगर वो पार्ट 1 का थोड़ा पैटर्न चेंज था, मैंने लाइन वाइज आपको बताया था, क्योंकि वो इंट्रो था चैप्टर का और उसमें थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी, दैट्स वाई वो ऐसे लंबे में आया था और आना ऐसे चाहिए था। तो उसके लिए मैं माफी मांगता हूं आपसे। और ये वीडियो जो है इसमें सारी चीजें मैं आपको अच्छे से क्लियर और ऐसे आपको टॉपिक वाइज टॉपिक अच्छे से मैं बताऊंगा, मैं भी आपको दिखूंगा और टॉपिक्स भी आपको दिखेंगे, क्योंकि ऐसे मजा नहीं आता ना भाई, दोस्ती नहीं है अपना वो पढ़ा रहे हैं, इसलिए फ्रेंड्स आज हम ऐसे ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए हम अपना चैप्टर चालू कर लेते हैं बिना कुछ रुकावट के। तो फ्रेंड्स आज हमें पढ़ना है व्हाट इज अवर सिस्टम ऑफ इलेक्शंस। हमारे इलेक्शंस का सिस्टम क्या है, हमारे देश में इलेक्शंस होते कैसे हैं और उनका सिस्टम क्या है फ्रेंड्स, समझ रहे आप। मीन्स इलेक्शंस का सिस्टम क्या है, व्हाट इज अवर सिस्टम ऑफ इलेक्शंस। तो आप क्या मानते हैं फ्रेंड्स, मीन्स कैसे होते हैं इलेक्शन। हम लोग जाते हैं जहां पे आपकी गांव में या फिर वहां पे आपके इलेक्शंस होते होंगे, वहां पे आप जाके वोट कर देते होंगे फ्रेंड्स। पर इसके आगे पीछे कितनी सारी चीजें, कैसे इलेक्शंस होते हैं, ये सारी चीजें हम अच्छे से देखेंगे। कौन कौन खड़ा होता है, कैसे वोटर लिस्ट, बहुत सारी चीजें पढ़नी है भाई। अपन को वीडियोस थोड़ी 3 पार्ट लग जाएंगे, 3-4 पार्ट, तो उसमें आप दिक्कत मत लीजिएगा, आप आराम से समझिएगा, ठीक है। तो चलिए हम चालू करते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। अब हमारा टॉपिक आ जाता है व्हाट इज अवर सिस्टम ऑफ इलेक्शंस। हमारे इलेक्शंस का सिस्टम क्या है, व्हाट इज अवर सिस्टम ऑफ इलेक्शंस। तो क्या हम कह सकते हैं कि हमारे जो इलेक्शंस है वो डेमोक्रेटिक होते हैं? क्या हम कह सकते हैं कि हमारे जो इलेक्शंस है वो डेमोक्रेटिक होते हैं? तो चलिए हम कुछ सिचुएशन लेते हैं, उससे हमें पता चल जाएगा कि डेमोक्रेटिक होते हैं कि नहीं होते। देखिए, आपको ये पता है कि लोकसभा और विधानसभा में इलेक्शंस होते हैं। लोकसभा और विधानसभा में इलेक्शन होते हैं हर 5 साल में। हर 5 साल में हम एक नया लीडर को इलेक्ट कर सकते हैं। अगर वो अच्छा काम नहीं कर रहा, वो अच्छा काम कर रहा, आप उससे हैप्पी है तो आप वापस से उसको वोट कर सकते हैं फ्रेंड्स, अगर वो खड़े होंगे इलेक्शंस में। तो द लोकसभा और विधानसभा स्टैंड डिसॉल्व्ड आफ्टर 5 years। और मैंने आपको बताया कि 5 साल में लोकसभा और विधानसभा बदलती रहती है। इलेक्शंस आर हेल्ड इन ऑल कॉन्स्टिट्यूशंस विद इन अ फ्यू डेज विच इज कॉल्ड अ जनरल इलेक्शन। और फ्रेंड्स हर कुछ सालों में इलेक्शंस होते रहते हैं, हर 5 सालों में इलेक्शंस होते रहते हैं, जिसमें हमें जो भी लीडर पसंद है, जो भी लीडर खराब है तो उसको निकाल या इलेक्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो हर 5 साल में हमारे वोट्स होते हैं फ्रेंड्स, ठीक है, जिससे आप अपना नया लीडर इलेक्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। और इसको हम जनरल इलेक्शन कहते हैं, आप याद रखिएगा। जनरल इलेक्शन मतलब जो हर 5 साल में होते हैं। और एक इलेक्शन होते हैं जिसमें बाय इलेक्शन होता है। बाय इलेक्शन में क्या होता है, जैसे फ्रेंड्स जैसे मेरे अंकल हैं या फिर हमारे जो सीएम हैं, अभी जो सीएम है उनकी डेथ हो गई, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब सीएम की डेथ हो गई तो 5 साल तक हम थोड़ी ना वेट करेंगे कि 5 साल तक चलो भाई अगले इलेक्शन में करेंगे। तो अब हमें फिर एक इलेक्शन कराना पड़ेगा कि अब सीएम की डेथ हो गई है तो भाई दूसरा सीएम कोई बन जाए। बाद में फिर 5 साल बाद उसको फिर इलेक्शन हो जाएगा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर अब भी तो इलेक्शन में सीएम को चुनना पड़ेगा, तो उसे बाय इलेक्शन कहते हैं, ठीक है। ऐसा जल्दी नहीं होता पर होता भी है, ठीक है। तो इलेक्शन हेल्ड ऑन ओनली फॉर वन कॉन्स्टिट्यूशन टू फिल द वैकेंसी ड्यू टू डेथ और रिजाइन। और फ्रेंड्स कुछ कंडीशन में कभी कभी लोगों को बहुत बुरा लग जाता है या फिर वो और पॉलिटिक्स में काम नहीं करना चाहते। जैसे कोई आपने सुना होगा कि मेरे पापा ने रिटायर ले लिया, आज रिटायरमेंट हो गया, और ऐसे वो लोग अगर रिजाइन ले लें, मीन्स अपना रिटायरमेंट ले लें, तो फिर भाई उसे उस टाइम पे भी बाय इलेक्शन होगा। गद्दी तो दोनों में ही खाली होनी, चेयर तो दोनों में ही खाली होगी। अब मैं अगर चेयर छोड़ूंगा तो कोई और एज स्टडीज को बढ़ाएगा। तो फ्रेंड्स ये सब कोई भी काम रुकता नहीं है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, अगर ऐसे में वैकेंसी फिल करने में या फिर कोई की रिजिग्नेशन रिजाइन करने में या फिर डेथ में अगर इलेक्शंस कराए जाएंगे तो उनको बाय इलेक्शन कहेंगे। और ऐसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है, वैसे का वैसे ही चल रहा है, 5 साल में इलेक्शन हो रहे हैं तो ना हम जनरल इलेक्शन कहेंगे, ये याद रखिएगा। तो हमारा व्हाट इज अवर सिस्टम ऑफ इलेक्शन का है यही थोड़ा सा था। अब हमें दूसरा टॉपिक मूव करना है, आप अपनी बुक में भी देखिए, इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूशंस, इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज,
सॉरी, इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। ओके, तो तैयार है ना आप सब? तैयार रहिएगा पढ़ने के लिए, बिना तैयार होकर कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। आप तैयार होकर शादी में जाते हैं, वैसे ही आपको तैयार होके ही पढ़ना है, आपको सिर्फ वीडियो ऑन नहीं करनी है, ठीक है। चलो चालू करते हैं पॉइंट वाइज पॉइंट, आज हम पढ़ेंगे बढ़िया से। इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन अवर कंट्री वी फॉलो एन एरिया बेस्ड सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशंस। फ्रेंड्स, हमारी कंट्री में इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज मतलब क्या होता है, ये अब हम पॉइंट्स में देखेंगे। तो आपने सुना होगा कि हमारी कंट्री में जो है वो रिप्रेजेंटेटिव्स को चुना जाता है किसके बेस में, एरिया बेस में। मीन्स एरिया किसका, जैसे हम अगर सतना में रह रहे तो हम सतना के इलेक्शन में जाएंगे, ना कि हम पूरे देश के इलेक्शन में जाएंगे, ठीक है। हम सबको इलेक्ट नहीं करेंगे, सिर्फ हम अपने एरिया वाले रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनेंगे जो हमारे लिए काम कर रहा हो, ठीक है। हमें दूसरों से क्या लेना। द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट एरिया फॉर पर्पस ऑफ इलेक्शन। और फ्रेंड्स, कंट्री को भी डिवाइड किया जाता है, जैसे इंडिया में भी आपने बहुत सारी वो होती है, जैसे कि सतना, यूपी, एमपी, ठीक है, यूपी, एमपी और महाराष्ट्र, ऐसे बहुत सारी आपने सुनी होंगी स्टेट को डिवाइड किया जाता है किसके पर्पस से, इलेक्शन के पर्पस से, कि इलेक्शन के पर्पस से हमें स्टेट को डिवाइड करना पड़ता है, ठीक है। These are called electoral constituencies, और इन्हीं को हम इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज कहते हैं। एरिया बेस्ड डिवाइड करने को, इलेक्शंस के लिए एरियाज को डिवाइड करने को हम इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज कहते हैं। फ्रेंड्स, इनकी जो वैल्यू रहती ना, मीन्स पॉपुलेशन रहती ना, वो भी एकदम इक्वल टाइप की रहती है। फ्रेंड्स, मीन्स अगर इधर 500 है तो लगभग इधर भी 500 होंगे, और 1000-2000 से मतलब नहीं है, मतलब आप, मैं ऐसे बता रहा हूँ, 1000-2000 तो 500 से ज्यादा हो जाता है। मीन जैसे 2 लाख इधर है तो 5-10 हजार रुपए नहीं, 5-10 हजार लोग ज्यादा कम हो जाए उससे फर्क नहीं पड़ता, पर ऐसा नहीं होना चाहिए था। 2 लाख लोग हैं और इधर पे 8 लाख लोग हैं, 10 लाख लोग हैं, ठीक है। तो ये नहीं होना चाहिए, थोड़ी इक्वल सेम ही होती है, पॉपुलेशन सेम ही होती है, ठीक है। दीज आर कॉल्ड इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। मैंने आपको बता दिया, इनको इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज कहते हैं। द वोटर who live in an area elect one representative, और वोटर जो होता है वो एक ही रिप्रेजेंटेटिव को चुन सकता है, ठीक है। आप बार बार वोट नहीं कर सकते, और फ्रेंड्स आपको सबको वोट करने का अधिकार है, एक बार सबको वोट करने का अधिकार है, और आप जहां रहते हैं आप वहीं के रिप्रेजेंटेटिव को वोट करेंगे, ठीक है। अब फ्रेंड्स, काफी लेवलों में होता है, मींस नेशनल लेवल में कैसे होता है, स्टेट लेवल में कैसे होता है, और रूरल मींस विलेज में कैसे होता है, ये मैं आपको बता देता हूं इलेक्शंस, ठीक है। तो पहला नेशनल लेवल में लोकसभा इलेक्शंस कंट्री इज डिवाइडेड इनटू 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज। फ्रेंड्स, नेशनल लेवल में मीन जब लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं ना, तो कंट्री को डिवाइड किया गया है 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में। अभी हमने पढ़ा इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज क्या होता है, कि पीपल्स को डिवाइड किया जाता है किसके लिए चक्कर में, इलेक्शंस के चक्कर में। तो उसी को हम कहते हैं लोकसभा के इलेक्शन में जो डिवाइड किया जाता है, तो 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव्स elected from each constituency is called a member of parliament। और जो 543 से एक लीडर जो जीतकर आता है ना, उसे हम कहते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मींस एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। एमपी मध्य प्रदेश नहीं, एमपी मींस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। तो हर 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में हर एक से एक चुनकर आते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी इज कॉल्ड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मैंने आपको बताया कि एमपी चुन के एक आते हैं। अब फ्रेंड्स, स्टेट लेवल में कैसे होते हैं ये बता देता हूं मैं। तो ईच स्टेट इज डिवाइडेड इनटू अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ असेंबली इलेक्शन, और हर स्टेट को भी डिवाइड किया जाता है स्पेसिफिक नंबर में ऑफ असेंबली इलेक्शन। असेंबली इलेक्शन के लिए हर एक स्टेट को भी ऐसा ही डिवाइड किया जाता है, इक्वल पॉपुलेशन में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। ये भी आप याद रखिएगा, स्टेट लेवल में भी ऐसे ही कुछ होता है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है फ्रेंड्स, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स इज कॉल्ड द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। और जो फ्रेंड्स स्टेट लेवल में इलेक्ट होके आता है ना, उसे हम मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं, जिसे हम कहते हैं एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। तो एमएलए भी चूज होता है किससे, स्टेट से, और एक एमपी चूज होता है किससे, बताइए। गुड। नेशनल लेवल से मींस कॉन्स्टिट्यूएंसी से 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी से 543 अपने ये एमपी आते हैं फ्रेंड्स, लीडर बनते हैं
543 और एमएलए बनते हैं हर स्टेट से। और थर्ड पॉइंट है ईच पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैज विद इन इट सेवरल असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज। और फ्रेंड्स हर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज के पास होती है बहुत सारी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज भी होती है फ्रेंड्स, ठीक है। तो स्टेट लेवल में भी होते हैं। मैं आपको सिर्फ एक बार बता रहा हूँ कि नेशनल लेवल, स्टेट लेवल और विलेज लेवल में कैसे होता है। अब हमारा विलेज लेवल आ जाता है। विलेज लेवल में कैसे होता है फ्रेंड्स, ईच विलेज और टाउन इज डिवाइडेड इनटू सेवरल वार्ड्स लाइक कॉन्स्टिट्यूएंसीज। अब भाई वही चीज है, अब गांव में क्या वार्ड्स बनाते हैं, आपने सुना होगा एक वार्ड, ए वार्ड के ये हुए, बी वार्ड के ये लीडर बने हैं, सी वार्ड के ये लीडर बने हैं, ऐसे आपने सुना होगा। तो विलेज में क्या होता है, इलेक्शंस करने के लिए ग्रुप बना दिए जाते हैं जिसे हम वार्ड कहते हैं, ठीक है। उनमें भी थोड़ी बहुत पॉपुलेशन सेम ही होती है, ठीक है। और ईच वार्ड इलेक्ट्स वन मेंबर ऑफ द विलेज और अर्बन लोकल बॉडीज। और विलेज में और अर्बन में मीन्स वही गांव में, विलेजों में ऐसे ही वार्ड्स बनाकर इलेक्शंस होते हैं, ठीक है। समटाइम्स दी कॉन्स्टिट्यूएंसीज आर काउंटेड एज सीट्स, और सीट्स में भी कभी कभी इलेक्शंस होते हैं फ्रेंड्स। और ईच कॉन्स्टिट्यूएंसीज रिप्रेजेंट वन सीट्स इन दी असेंबली। और फ्रेंड्स हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो रिप्रेजेंटेटिव्स आता है उसकी एक वन सीट होती है असेंबली में, एक सीट असेंबली में उसकी होती है। तो विलेज में, नेशनल में और स्टेट में मैंने आपको बता दिया कि कैसे कैसे इलेक्शंस होते हैं और आप समझ भी गए होंगे। अब हमारा आ जाता है दूसरा टॉपिक जिसका नाम है रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज। रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज क्या होता है फ्रेंड्स, बताइए आप। रिजर्व्ड मतलब क्या होता है, पहले ये बताइए। कॉन्स्टिट्यूएंसीज तो हमने देख लिया, रिजर्व्ड मतलब क्या होता है, किसी चीज को रिजर्व कर लेना। रिजर्व कर लेना फ्रेंड्स मतलब, रिजर्व कर लेना मतलब अपना बना लेना। जैसे वो अपना, जैसे मैं आपको अच्छे से बताऊं कि आपने ये कमरा रिजर्व कर लिया, मीन्स आपका ये कमरा हो गया, ठीक है। ऐसे फ्रेंड्स स्कूल में ये सीट आपने रिजर्व कर ली, ठीक है। फर्स्ट रैंकर ने वो रैंक रिजर्व कर ली। और आपने रिजर्वेशन सुना होगा, ट्रेन में आपका रिजर्वेशन हो गया, मींस आपकी वो सीट बुक हो गई। एरोप्लेन में आपका रिजर्वेशन हो गया, समझ रहे। ट्रेन में तो आपने सुना ही होगा रिजर्वेशन। तो रिजर्वेशन कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, इलेक्शंस में काय का रिजर्वेशन होता है ये हम देख लेते हैं। चलिए अब रिजर्वेशन कॉन्स्टिट्यूएंसीज को चालू करते हैं पॉइंट बाय पॉइंट। Some constituencies are reserved for scheduled caste and scheduled tribes. फ्रेंड्स क्या हुआ था कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसीज मेकर थे उन्होंने सोचा कि अगर सारी पोस्ट, सारे इलेक्शंस बड़े आदमी ही लड़ेंगे, मीन्स ऊंची कास्ट वाले लोग लड़ेंगे, तो जो नीचे कास्ट वाले लोग हैं, जो शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट है, वो तो कभी इलेक्शन लड़ ही नहीं पाएंगे, कभी अपने आप को लोकसभा में प्रेजेंट कर ही नहीं पाएंगे, कभी देश के लिए रिप्रेजेंट हो ही नहीं पाएंगे, चाहे उनमें काबिलियत हो या ना हो, क्योंकि उनके पास स्किल्स नहीं होती, उनके पास एजुकेशन नहीं होता, उनके पास मनी नहीं होता। तो फ्रेंड्स जो एसटी और ये सिविल ट्राइब, सिविल कास्ट है, ये तो दबके रह जाएंगे ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने क्या किया कि उनके लिए सीट्स रिजर्व कर दी कि भाई ये लोग भी लड़ेंगे, इनकी सीट्स रिजर्व्ड हैं, समझ रहे हैं आप। तो इसी को रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज कहते हैं इलेक्शन में, समझ रहे हैं। चलिए देख लेते हैं। तो मैंने आपको बताया कि कुछ सीट्स किसके लिए, शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए कर दी जाती हैं फिक्स, ठीक है। उनमें वही लोग खड़े होंगे और कोई नहीं। तो जैसे मैं आपको इसी तरीके से बताऊं तो 100 सीट्स है, जैसे ऐसे ही, यहाँ एग्जाम्पल है, ये बुक में नहीं लिखा, आप सीरियस मत मानिएगा कि गलत पढ़ा है भाई, ऐसा नहीं होता, ठीक है। 100 सीट्स है फ्रेंड्स। अब 100 सीट में से 70 सीट, अगर 70 नहीं 17, ठीक है, 17 सीट्स अगर शेड्यूल कास्ट की हैं और 47 या 37 सीट्स इनकी शेड्यूल ट्राइब्स की हैं फ्रेंड्स, तो इन दोनों को प्लस करके 100 से माइनस करेंगे और बाकी ये सीट्स रिजर्व हैं, और बाकी जो सीट्स है उसमें कोई भी खड़े हो सकते हैं। आप चाहें तो आप खड़े हो सकते हैं, पर अभी आप नहीं खड़े हो सकते क्योंकि हम 14-15 ईयर्स के, हम तो वोट भी नहीं कर सकते, और इसके लिए तो 25 ईयर्स की एज चाहिए फ्रेंड्स। आगे हम ये भी पढ़ेंगे अच्छे से, आराम से अपन को पढ़ना है फ्रेंड्स, तो कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है, आराम से अपन को पढ़ना है। हाँ चलिए अब हम आ जाते हैं दूसरे पॉइंट में। दिस सिस्टम ऑफ रिजर्वेशन वाज आल्सो एक्सटेंडेड डिस्ट्रिक्ट एंड लोकल लेवल। फ्रेंड्स इस सिस्टम को डिस्ट्रिक्ट और लोकल लेवल में भी कर दिया गया है रिजर्व, ठीक है, लागू, ठीक है।
थर्ड पॉइंट है, इन मैनी स्टेट्स सीट्स इज रूरल एंड अर्बन, मीन्स रूरल में भी पंचायत में और अर्बन जो म्यूनिसिपैलिटी होती है उनके लिए भी थर्ड पॉइंट है फ्रेंड्स, बहुत सी सीट्स रिजर्व की जाती हैं लोकल में, मींस मैंने अभी आपको बताया अर्बन एरियाज में और रूरल एरियाज में भी कर दी जाती है। बैकवर्ड कास्ट के लिए, जैसे ओबीसी लोगों के लिए भी, बैकवर्ड कास्ट क्लासेस लोगों के लिए भी रिजर्व कर दी जाती है, ठीक है, रूरल और अर्बन में भी, ठीक है। और सिमिलरली 1/3 सीट्स जो होती है वो रिजर्व की जाती है वुमेन्स के लिए भी, ठीक है, लोकल बॉडीज फॉर वुमेन कैंडिडेट्स, वुमेन के लिए भी 1/3 सीट्स रिजर्व करी जाती हैं लोकल बॉडीज में, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैंने आपको रिजर्वेशन कॉन्स्टिट्यूएंसीज भी बता दिया, विलेज, अर्बन और वहां पास स्टेट लेवल में क्या होता है ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब हमारा आ जाता है वोटर लिस्ट। आप खुद जानते होंगे कि वोटर लिस्ट अब हमारा टॉपिक आ गया। तो अब वोटर लिस्ट में क्या है हम ये देख लेते हैं। वोटर लिस्ट क्या होती है, इजी है। वोटर लिस्ट आपने सुना होगा, आपकी वोटर लिस्ट कहाँ है, वोटर लिस्ट सॉरी आपका इनका तो वोटर कार्ड होता है पापा लोगों का। वोटर लिस्ट क्या होती है, जो लोग एलिजिबल हो जाते हैं वोट करने के लिए 18+ उन लोगों का नाम वोटर लिस्ट में लिख दिया जाता है। और जो लोग की डेथ हो जाती है या मैं कह सकता हूं कि हाँ डेथ हो जाती है या फिर वो कहीं शिफ्ट हो जाते हैं फ्रेंड्स, जैसे मैं अभी सतना में रह रहा हूं, ठीक है, और कल के दिन अगर मैं इंदौर चला जाऊं तो मैं सतना थोड़ी ना वोट करने आऊंगा, तो मेरी सतना से वोटर लिस्ट हटकर कहाँ की हो जाएगी, इंदौर की। अब मैं इंदौर के लिए इलेक्शन करूंगा, समझ रहे हैं। तो ये होता है फ्रेंड्स। तो वोटर लिस्ट चेंज होने के लिए इसलिए वोटर लिस्ट को अप टू डेट रखा जाता है कि कौन कहां शिफ्ट हुआ, कौन कैसे किसकी डेथ हो गई, किसको ऐड करना है, ये सारी चीजें वोटर लिस्ट में होती है। तो चलिए हम पॉइंट बाय पॉइंट देख लेते हैं। द लिस्ट ऑफ दोज हु आर एलिजिबल टू वोट इज प्रिपेयर्ड मच बिफोर द इलेक्शन। फ्रेंड्स, जो लोग एलिजिबल हो जाते हैं वोट करने को उनको वोटर लिस्ट में डाल दिया जाता है इलेक्शन के पहले ही। अब भाई कल इलेक्शन तो आज थोड़ी ना वोटर लिस्ट बनाएंगे, वो तो पहले से बनानी पड़ती है, ठीक है। और फ्रेंड्स, दिस लिस्ट ऑफ ऑफिशियली कॉल्ड द इलेक्टोरल रोल ऑफ वोटर लिस्ट। इसको हम इलेक्टोरल रोल भी कहते हैं, इलेक्टोरल रोल, ठीक है, और वोटर लिस्ट भी कहते हैं। आप कुछ भी कह सकते हैं, वोटर लिस्ट इजी लगता है तो वही कहो भाई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, दोनों एक ही चीज है। वोटर लिस्ट ही लोग ज्यादा जानते हैं। फर्स्ट कैंडिडेट्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक इलेक्शंस, एवरीवन शुड गेट एन इक्वल अपॉर्चुनिटी टू चूज रिप्रेजेंटेटिव्स। और सबके पास भाई अधिकार है, हमने जाना है कि भाई सबके पास एडल्ट फ्रेंचाइजी, अगर आप 18+ है तो जाओ बढ़िया वोट करो और अपनी उंगली में ब्लैक कलर का साइन लगवा लो। मुझे भाई सबसे खराब चीज यही लगती है, वोट तो करो ठीक है, वो गंदी उंगली कर देते हैं वो लोग, छुटता भी नहीं हफ्ते बार, तो मुझे वो अच्छा नहीं लगता। अगर आपको भी अच्छा नहीं लगता हो तो कमेंट करिएगा, ठीक है। बाकी सब तो बहुत अच्छा है कि हमें नेता चुनने का अपना अधिकार मिल रहा है, अच्छी चीज है ये, ठीक है, कोई मन मर्जी नहीं चल रही, जिसे हम चाहते हैं उसे चुन सकते हैं, ठीक है। All adult citizen of 18 years and above can vote in elections। और 18 साल के ऊपर वाले कोई भी, इट्स नॉट मैटर ऑन अ कास्ट, ये मैटर नहीं करता कि आप कौन से कास्ट से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, सिर्फ मैटर क्या करता है, आप 18+ होने चाहिए बस, ठीक है। इतना अगर आपका है तो आप वोट कर सकते हैं, कोई आपको नहीं रोक सकता, और रोके तो भाई बताना, मैं मोदी जी से बात कर लूंगा, मजाक कर रहा हूं, ठीक है। Every citizen has the right to vote regardless of his or her caste, religions and gender। मैंने अभी आपको बताया कोई रिलीजन, कोई जेंडर मायने नहीं रखता, कोई कास्ट मायने नहीं रखते वोट करने के, सिर्फ मायने रखता है तो 18+, और आपके ऊपर कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, ये सारी चीजें बस नहीं होनी चाहिए। तो ये सब थोड़ी सिचुएशन में रहता है, या फिर ऐसे बहुत कम सिचुएशन होती हैं, पर सबको वोट करने का अधिकार, आपको कोई नहीं रोक सकता। अ कंप्लीट रिवीजन ऑफ द लिस्ट टेक प्लेस एवरी 5 years। और हर 5 साल में रिवीजन करा जाता है वोटर लिस्ट का, किसे ऐड करना किसे हटाना, ये सारी चीजें 5 साल में चलती रहती हैं, ठीक है।
A new system of election photo identity card has been introduced। और अब नया सिस्टम भी बन गया फोटो आइडेंटिटी कार्ड का। अब हमको एक वोटर कार्ड मिलने लगा है, आईडी कार्ड मिलने लगा है, जिसे हम दिखाएंगे तो हमें मीन्स वोट देने के अधिकार मिल जाएगा, वोट देने के लिए वोट डालने का हमें इजी हो जाएगा। अब हमें वोटर कार्ड ले जाना पड़ेगा, एक नया सिस्टम आया, ठीक है, जिसे हम फोटो आइडेंटिटी कार्ड कहते हैं, ठीक है। तो ये भी आप याद रखिएगा, ओके। बट कार्ड इज नॉट येट कंपल्सरी फॉर वोटिंग। फ्रेंड्स, अभी भी कार्ड बिल्कुल कंपल्सरी नहीं हुआ है वोटिंग के लिए। अगर आपके पास कार्ड नहीं है तो आप राशन कार्ड, लाइसेंस अपना ले जा सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस, क्योंकि भाई ड्राइविंग लाइसेंस 18 साल के बाद ही नहीं बनता है। तो भाई कुछ भी दिखा दो यार, 18 साल का प्रूव होना चाहिए कि भाई हम 18 साल के हो गए हैं, हमने 12th पास कर ली है, अब हम वोट कर सकते हैं, ठीक है। ये अधिकार आपके पास होना चाहिए 18 साल के ऊपर का, बस आप वोट कर सकते हैं, ठीक है। आ गया वोटर लिस्ट समझ में, बस। तो फिर अब अपन आ जाते हैं नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट। नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स, ये कौन सी खिचड़ी है भाई, ये भी हम देख लेते हैं। नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स क्या है ये भी हम देख लेते हैं, ठीक है। पॉइंट वाइज पॉइंट, आखिरी टॉपिक नहीं है हमारा, हाँ आखिरी टॉपिक है, मैंने आखिरी टॉपिक ही देख लिया, ठीक है। तो अब अपना आखिरी टॉपिक हम पढ़ लेते हैं। Anyone who can be a voter or can also become candidates in election। अच्छा, नॉमिनेशन ऑफ द कैंडिडेट पता क्या है, कौन कौन खड़ा हो सकता है इलेक्शन में, मीन्स कैसे इलेक्शन में हम खड़े हो सकते हैं। भाई वोट तो हमें करना है, पर हम भी कैसे मोदी जी की जगह ले सकते हैं ये भी अभी हमें देखना है, ठीक है। अगर आपका आगे मन है इलेक्शन में लड़ने का, इलेक्शन लड़ने का, सीएम बनने का और पीएम बनने का, तो ये भी आप कर सकते हैं, ठीक है। बस आपके पास दिमाग होना चाहिए, ठीक है, और कैसे सरकार चलानी है आइडिया होना चाहिए। तो ये कोई भी लड़ सकता है, 25 साल से ऊपर आपकी उम्र हो तो आप इलेक्शन बिल्कुल लड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए तो हम देख लेते हैं पॉइंट देख लेते हैं इसमें कौन कौन से पॉइंट्स हमें दिए गए हैं। तो मैंने आपको बताया कोई भी लड़ सकता है अगर उसकी मिनिमम एज 25 साल होनी चाहिए। जो कोई वोट कर सकता है वो इलेक्शन में भी लड़ सकता है, पर मिनिमम एज 25 होनी चाहिए। इलेक्शन लड़ने के लिए हमारे पास मिनिमम एज 18 होती है। अगर 18 साल के तो हम वोट कर सकते हैं और 25 साल के तो हम इलेक्शन लड़ सकते हैं, ठीक है। वोट तो ठीक है, लड़ सकते हैं 25 साल के आप तो, ठीक है। और पॉलिटिकल पार्टी नॉमिनेट्स देयर कैंडिडेट्स, और फिर पॉलिटिकल पार्टीज में आपको हिस्सा लेने के लिए मिलेगा। और फ्रेंड्स आपको सिंबल्स भी मिलेंगे, पॉलिटिकल पार्टीज के आपको सिंबल भी मिलेंगे। अब फ्रेंड्स अगर आपको कांग्रेस का सिंबल मिल गया, बीजेपी का सिंबल मिल गया, या कोई आपको फेमस सिंबल मिल गए ना, तो आपको इलेक्शन जीतने में और आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो सिंबल का भी, लोगों का भी बहुत महत्व है। और फिर आप झाड़ू से लड़े, आप फिर ये किसी भी चीज से, साइकिल से लड़े, पतंग से लड़े, तो इन सब में आपका थोड़ा सा दिक्कत जा सकता है। पर आपको अगर बड़े बड़े लोगों मिले, बड़ी बड़ी पार्टीज मिली, बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, अभी वो भी नहीं है पर फ्रेंड्स वो भी फेमस हो गई है। तो अगर आपको ऐसी पार्टीज मिलती तो आपको इलेक्शन जीतने में और आसानी हो जाएगी, ठीक है। और कैंडिडेट्स हैड टू फिल अ नॉमिनेशन फॉर्म, और आपको एक फॉर्म भरना पड़ेगा। आपके ऊपर कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, वो भी हम यहाँ आगे पॉइंट्स में देखेंगे। तो आपको एक फॉर्म भरना होगा और आपको एक सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट करनी होगी कि हाँ भाई हमने अब इलेक्शन में हिस्सा लेना है, ठीक है, हमको टिकट चाहिए है। तो आप टिकट दो और हमें फॉर्म भरना होगा और एक डिपॉजिट करना होगा, एक सिक्योरिटी पे डिपॉजिट, आपको मनी आपको डिपॉजिट करना होगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट, अब हम सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग भी देख लेते हैं कैंडिडेट्स जो खड़े होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट एवरी कैंडिडेट has to make a legal friends declaration according to the सुप्रीम कोर्ट। अब फ्रेंड्स हम सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग देख लेते हैं कि क्या क्या मीन्स कैसे हम खड़े हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट की भी परमिशन चाहिए रहती है, भाई सुप्रीम कोर्ट तो जरूरी है, तो उसके भी देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें भी यही लिखा गया कि हमारे पास लीगल डिक्लेरेशन होना चाहिए। और फ्रेंड्स हमें पूरी डिटेल्स देनी होगी अपनी कि
क्या क्या है भाई, हमारे ऊपर कोई लोन तो नहीं है, हमारी फैमिली के ऊपर कोई लोन तो नहीं है, हम कोई क्रिमिनल तो नहीं है, तो ये सारी हमें देना पड़ेगा भाई। देश का इलेक्शन लड़ रहे हैं यार, नेता बनना है यार, तो कुछ तो आपको अपनी डिटेल्स तो देनी होगी, तो ये सारी चीजें हमें फुलफिल करनी होगी, फुल अपन को गिविंग अपनी फुल डिटेल्स देनी होगी। और फ्रेंड्स, सीरियस क्रिमिनल केस पेंडिंग नहीं होने चाहिए आपके ऊपर कोई भी सीरियस क्रिमिनल केस पेंडिंग नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप क्रिमिनल नहीं होना चाहिए भाई, आप चोरी चकारी मत करना अगर आपको आगे चल के नेता बनना है, ठीक है। किसी को मारना वारना नहीं, वरना आप नेता नहीं बन सकते या इलेक्शन में खड़े नहीं हो सकते, ठीक है। अब फ्रेंड्स, डिटेल ऑफ द एसेट, एसेट मीन्स वो एसिड नहीं, एसेट धन संपत्ति, ठीक है। तो धन संपत्ति आपके पास कितनी है, लायबिलिटीज आपके पास कितनी है, और आपकी फैमिली के ऊपर कितना लोन है, कितना एसेट है आपके पास, ये सारी चीजें भी पता होनी चाहिए। अबे भाई, सरकार को पता तो चले कौन लड़ रहा है, कौन इलेक्शन में खड़ा हो रहा है, आपके ऊपर कोई लोन तो नहीं है, कितने पैसे हैं आपके पास, और एजुकेशन क्वालिफिकेशन कैसा है आपका, ठीक है। तो मीन्स आपको पूरी इंफॉर्मेशन देनी होगी, आपके पास कितना पैसा है, आप कितने एजुकेशन मीन्स कितने एजुकेटेड हैं, कितना आपके पास एजुकेशन में स्किल है। और फ्रेंड्स, आपको डिपॉजिट करनी होगी, एक पे भी डिपॉजिट करना होगा, वो तो कोई बात नहीं, छोटा पे रहता है फ्रेंड्स, ज्यादा कुछ नहीं है। सिक्योरिटी डिपॉजिट करनी होगी आपको, और फ्रेंड्स सारी डिटेल्स देनी होगी आपकी, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको देनी होगी। आप ये फॉर्म देख लीजिए अपने बगल में, ये फॉर्म ऐसा कुछ आपको देना पड़ेगा। और फ्रेंड्स, आपको इंफॉर्मेशन भी मींस ये जो आपकी इंफॉर्मेशन ले रही है, खुद पढ़ने बस नहीं ले रही है, इसको पब्लिक कर देंगे वो, जिससे हम वोटर्स आपको जब इलेक्ट करेंगे, ठीक है, हम वोटर्स जब आपको इलेक्ट करेंगे तो सारी इंफॉर्मेशन तो पढ़ना भाई, कि जो हमारी सरकार अब चलाने वाला है, जो नेता बनने वाला है, वो कैसा है। तो ये सारी चीजें पब्लिक कर देते हैं, जिससे हमें भी पता चले कि हम किसे इलेक्ट कर रहे हैं। हम घर से ही मन बना के जाए कि बीजेपी को सिलेक्ट करना है। अब भाई अपन वहां जाके थोड़ी ना चिन्ह देख के बताते कि किसको सिलेक्ट करना है, अपन घर से ही मन बना के जाते कि भाई आज तो बीजेपी को ही जिताना है, आज तो कांग्रेस सरकार पे ही बटन दबाना है, आज तो आम आदमी को ही जिताना है। अच्छा लगा ना। तो फ्रेंड्स, ये सारी चीजें हमें डिटेल्स भी दी जाती हैं। और फ्रेंड्स, अब मजे की बात मैं आपको बताऊं कि वीडियो खत्म हो गई है, मीन्स हमने अब आज का जो सेशन था वो कंप्लीट कर लिया है। और फ्रेंड्स, लंबी वीडियो भी हो गई होगी, तो फ्रेंड्स अब बंद करते वीडियो, ठीक है। तो कैसी लगी आपको हमारी वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक बटन दबाना मत भूलिएगा, लाइक में अच्छी तेज हिट करिए अगर अच्छी लगी हो तो, ठीक है। और फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो जरूर कर दो भाई। सब्सक्राइब करोगे ना तो मेरी नई वीडियोस भी आपको मिलेंगी, और बेल आइकन में भी क्लिक कर देना, इससे क्या होगा, नोटिफिकेशन भी मिल जाएगी, ठीक है। तो नोटिफिकेशन चाहिए तो बेल आइकन में भी क्लिक कर देना, और कमेंट्स करना मत भूलना भाई, सबसे इंपॉर्टेंट है ये कि आप बताइएगा तो कि एजी स्टडीज क्या आपको अच्छे से पढ़ा रहा है, क्या आपको मजा आ रहा है, और कौन से आप चैप्टर्स में चाहते हैं, एक तो मैं कैसे बताऊंगा, आप बताएंगे मुझे, तो मैं आपको वो वीडियो प्रोवाइड करूंगा जल्द से जल्द। और आप कोई नई चीज बताएंगे तो मैं उसे भी पढ़ने की कोशिश करूंगा फ्रेंड्स। तो कमेंट्स आप बताइए कि क्या आपको लग रहा है, ये कमेंट्स आप जरूर लिखिएगा। और फ्रेंड्स, शेयर नहीं कर रहे आप तो शेयर जरूर करिएगा अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, और जिससे आप शेयर करेंगे ना तो उनको भी फायदा मिलेगा एजी स्टडीज का। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं हम किसी और वीडियो में, और तब तक के लिए गुड बाय, ठीक है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और इसी तरह हमारे चैनल को प्यार देते रहिए। चलिए मिलते हैं हम अगली वीडियो में।